अक्सर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर की एक शिकायत होती है कि सर हमारे लिए बल्क वैकेंसी क्यों नहीं निकलती है। जैसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करने वाले बच्चे के लिए आरआरबी हो, एसएससी जेई हो या स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हो, वहां पर बल्क वैकेंसी निकलती रहती है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए। बट इलेक्ट्रॉनिक्स में हमें टुकड़े टुकड़े में वैकेंसी मिलती है, बल्क में नहीं मिलती है। और इसी शिकायत को दूर किया है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने, और इसने बल्क में 175 वैकेंसी आपको दी है। और जितनी भी ब्रांचेस इसमें बैठ रही है उसमें सबसे ज्यादा वैकेंसी इलेक्ट्रॉनिक्स में निकली है। तो यहां पर मैं इस वीडियो में बात करूंगा आपको वैकेंसीज के ऊपर, एज क्राइटेरिया के ऊपर, जितना भी नोटिफिकेशन का जो मेन क्रक्स है वो सब डिस्कस करूंगा। और फाइनली ये बताऊंगा कि भाई आपको पढ़ना कैसे है, तैयारी कैसे करनी है, और किन चीजों पे आपको फोकस ज्यादा रखना है, किन चीजों पे फोकस कम रखना है। एंड तक बने रहिएगा, इस वीडियो में सब कुछ मिलेगा। सो वेलकम टू जी सेंट्रिक, और मैं लेकर आया हूं आपको बीएल के बारे में नोटिफिकेशन डिस्कस करने, और बाकी मैं बता चुका हूं क्या डिस्कस करेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे हम। तो सबसे पहले है 175 वैकेंसीज जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स में रखी गई है। 109 मैकेनिकल के लिए, कंप्यूटर साइंस के लिए 42 है, और 14 है इलेक्ट्रिकल के लिए। एक एक चीज पे बात करेंगे, बाकी सारा चीज आपने पैसे वैसे और सब कुछ देख चुके होंगे, है ना। जो मेन जहां कंफ्यूजन है आपको नोटिफिकेशन में, उन चीजों पे मैं डिस्कस करूंगा। इसके अलावा भी कुछ रह जाए आप कमेंट बॉक्स में या जी सेंट्रिक एप्लीकेशन पे आप मैसेज भी ड्रॉप कर सकते हैं, मैं डायरेक्टली आपको रिप्लाई करूंगा, ठीक है। चलिए वन से यहां पे देखिए, सबसे पहला कंफ्यूजन है सर कि इंजीनियरिंग ब्रांचेस को लेके बहुत बड़ा कंफ्यूजन रहता है, ठीक है। अब देखो यहां पर 175 इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो इलेक्ट्रॉनिक्स में आपने बी या बीटेक, है ना, कई सारे इंजीनियरिंग जो डिग्री है वो बी की है, किसी के बीटेक की है, और किसी की बीएससी डिग्री भी है तो वो भी मान्य है, ठीक है। तो यहां पर इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स इन इलेक्ट्रॉनिक्स, सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग करी हो है आपने, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग कर रखी हो, वो स्टूडेंट भी एलिजिबल है, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशंस कर रखी हो, या फिर आपका सिर्फ टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग हो। सारे अलग अलग यूनिवर्सिटी में अलग अलग डिग्री धारक स्टूडेंट्स के लिए क्लियरली यहां पे मैसेज दिया है। कई बार इसरो वगैरह के बहुत नोटिफिकेशंस में ऐसा होता था पहले कि ब्रांच बाइफर्केशन नहीं होता था, इस वजह से बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते थे, ठीक है। दूसरा है, कई बार ऐसा होता था कि इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, तो सर हमारा इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स लिखा है तो क्या हम एलिजिबल है? नहीं नहीं, यहां पर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाले सिर्फ इलेक्ट्रिकल से अप्लाई कर सकते हैं ना। तो देखो ये 14 वैकेंसी में बता रहा हूं, यहां पे इलेक्ट्रिकल से इंजीनियरिंग हो, या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स जिसको ट्रिपल ई ब्रांच या फिर कई सारी जगह पे ईएक्स ब्रांच के नाम से जाना जाता है, वो सब इलेक्ट्रिकल में लाई करेंगे। नहीं तो एक बार ऐसा होता था कि इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स वाले जो स्टूडेंट होते थे ना, वो इलेक्ट्रॉनिक्स को टैग में लेके इलेक्ट्रॉनिक्स में अप्लाई कर सकते थे एक जमाने में, बट अब नहीं है वो, ठीक है। बाकी मैकेनिकल और कंप्यूटर साइंस की मैं ज्यादा बातें नहीं करूंगा, आपको पता होगा, क्योंकि मेरा जो क्राउड है वो ज्यादातर हमारा इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स वाला है, तो मेरा फोकस उस पर रहेगा। बाकी बहुत क्लियरली मैकेनिकल में तो डायरेक्टली वही है, और कंप्यूटर साइंस में भी कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग है ना, उसमें भी कोई बहुत ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होता है। इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत सारी अलग अलग यूनिवर्सिटी में अलग अलग नाम से डिग्री मिलती है, इस वजह से यहां पर आपको कंफ्यूजन होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा है एज क्राइटेरिया। देखिए 1 अक्टूबर 2025 तक आपका एज 25 साल होना चाहिए जनरल, और आप ईडब्ल्यूएस से अगर अप्लाई कर रहे हैं तो। और एज रिलैक्सेशन में अगर आपको 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा अगर आप एसटी और एससी कैटेगरी के बिलोंग करते हैं तो। दूसरा है ओबीसी में 2 चीजें होती, क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर। इसमें फाइनेंशियल स्टेटस के हिसाब से क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर को डिवाइड किया गया है। तो नॉन क्रीमी लेयर जो होते हैं ओबीसी, सारे ओबीसी नहीं, जो नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट इश्यू होता है, वो सर्टिफिकेट कब होना चाहिए? आफ्टर 1 अक्टूबर 2014 के बाद इश्यू होना चाहिए। क्योंकि एनसीएल क्या होता है, नॉन क्रिमिनल लेयर एक फाइनेंशियल बेस्ड डिवीजन होता है, इस वजह से जो लेटेस्ट सर्टिफिकेट होता है वही डिमांड करते हैं। इसलिए इन्होंने क्लियरली लिख दिया है कि 1 अक्टूबर 2024 के बाद जो आपके तहसील लेवल पर जो अथॉरिटी ने, एसडीएम होगा या जो भी अलग अलग स्टेट में अलग अलग चीजें रहती है, वहां से 1 अक्टूबर 2024 के बाद जिसका इशू हुआ है सर्टिफिकेट वही मान्य होगा। तो उसमें 3 ईयर एज रिलैक्सेशन है। एज रिलैक्सेशन का मतलब है कि भाई 25 साल से आप 3 साल और आगे तक एलिजिबल हो। 5 साल का मतलब 25, 5 और 30, तो 30 ईयर तक भी आप अप्लाई कर सकते हो। और यहां पर जो फिजिकल डिसेबिलिटी वाले स्टूडेंट होते हैं उनके लिए आपको 10 ईयर
मैंडेटरी है और इसमें आपको प्रॉपर तरीके से सारे सर्टिफिकेट लगेंगे। ST SC वाले, चाहे OBC NCL वाले हो या यहाँ पर फिजिकल डिसेबिलिटी वाले, जितने भी स्टूडेंट हैं वो अपने सारे जो दस्तावेज है उसको दुरुस्त रखिएगा, क्योंकि नहीं तो सर्टिफिकेट या डॉक्यूमेंट की कमी की वजह से आपका सिलेक्शन रुक सकता है। ठीक है, तो एज रिलैक्सेशन बहुत ही क्लियरली यहाँ पर मेंशन है, ये बहुत अच्छी चीज है। कई सारे वैकेंसीज में क्या होता है, बहुत अच्छे से मेंशन नहीं होता है। चलो नेक्स्ट चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। नंबर ऑफ पोस्ट 340, टोटल 340 वैकेंसीज अगर सबकी मिला ले तो, है ना, वो खैर हमारी ब्रांच वाले तो सिर्फ हमारा देखेंगे, है ना, 175 हो गया या 14 हो गया या 109, है ना, हमें टोटल से कोई मतलब ही नहीं है ना, क्योंकि टोटल तो क्या होता है, एक दिखाने के लिए होता है कि 340 वैकेंसी आई है, बट उसमें हमारे लिए कौन सी काम की है, वही हमारे लिए काम की है ना। चलिए, अच्छा, सबसे अच्छी चीज क्या है इसमें, जो पोस्टिंग मिलेगा आपको वो अच्छे शहर में मिलेगा, है ना, क्योंकि देखो क्या होता है ना, कई बार जॉब आफ्टर जॉब आपकी फैमिली भी होगी, सब कुछ होगा, आपका सर्वाइवल होगा, तो उसके लिए एक बेहतर शहर या बेहतर टाउन का होना बहुत जरूरी होता है। तो आपको पोस्टिंग सारे अच्छे शहर में मिलेगी। बेंगलोर हो गया, गाजियाबाद हो गया, पुणे हो गया, हैदराबाद हो गया, है ना, चेन्नई हो गया, और आंध्र प्रदेश में एक जगह है, पंचकुला एक हरियाणा में है ना, तो बाकी सारी नवी मुंबई, ये सारी जो सिटीज है सब अच्छी सिटीज है जहां पर आपको फर्दर लाइफ बहुत अच्छे से हो सकती है इसके अंदर। चलिए, दूसरा है आपको TA DA वगैरह, जो हाउसिंग वगैरह, वो सब के सिर्फ बाद में डिस्कस करेंगे, वो अभी हमारे डिस्कशन का इशू नहीं है। नेक्स्ट है आपका लास्ट डेट, 14 नवंबर 2025 को लास्ट डेट है। लास्ट डेट तक रुकिएगा मत, क्योंकि गवर्नमेंट वेबसाइट का भरोसा नहीं है, इसीलिए कोशिश करिएगा कि थोड़ा सा पहले आप अप्लाई कर ले। और एप्लीकेशन फीस जो है वो 1000 प्लस GST मिला के 1180 रुपए लगेंगे आपको, जनरल EWS OBC, बाकी ST SC वगैरह के लिए कोई भी फीस नहीं है। तो फीस में और लास्ट डेट का दोनों का ध्यान रखिएगा, स्पेशली लास्ट डेट का। चलिए, मेन चीज है कि सर मेथड्स ऑफ सिलेक्शन क्या रहने वाला है। तो देखो, सबसे पहले आपको होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, CBT टेस्ट जिसको बोलते हैं। कंप्यूटर एक सेंटर अलॉट होगा, उस सेंटर पे जब एडमिट कार्ड आएगा आपका, 5 सिटीज उसमें दे रखी है ना, तो वहां पर आपको चूज करना, अपना फॉर्म भरते टाइम पे अपना सिटी चूज करना, जो भी नियर बाई सिटी है उसको चूज करिएगा। उसके बाद आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। इसके अंदर क्या होने वाला है, 125 क्वेश्चन 120 मिनट में करना है, मतलब 2 घंटे में 125 क्वेश्चन करना है, जिसमें से 100 क्वेश्चन टेक्निकल के होंगे। टेक्निकल मतलब कि आपने अपने जो रिस्पेक्टिव इंजीनियरिंग में जो भी पढ़ रखा है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। एक एक सब्जेक्ट के बारे में कोई भी चीज मेंशन नहीं करी गई है। 25 क्वेश्चन एप्टीट्यूड और रीजनिंग से होने वाले हैं। अब यहां पर ये जो दोनों का जो लैंग्वेज होने वाला, बाइलिंगुअल होने वाला, हिंदी और इंग्लिश में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। दूसरा है, अगर करेक्ट करते हैं तो 1 मार्क्स मिलेगा, और गलत करते हैं तो 1/4 निगेटिव मार्किंग। 1/4 का मतलब है कि 0.25 निगेटिव मार्क्स मिलेगा आपको गलत करने पर। तो बहुत ध्यान से इसको करना। निगेटिव मार्किंग वाले एग्जाम्स में कई बार हम उत्साह में बहुत ज्यादा करके आ जाते हैं और घर आके पता चलता है कि वो निगेटिव में चले गए हैं। ठीक है, चलिए, CBT टेस्ट के बाद आपको मिनिमम 35 मार्क्स जनरल और OBC के लिए है, और 30% मार्क्स आपके क्या होने चाहिए, ST SC वाले कैंडिडेट को लाना ही लाना, मिनिमम रिक्वायरमेंट है। अब इसका मतलब ये नहीं कि 35% लेके आ गए तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं। सिलेक्शन जो लिस्ट बनेगी वो तो मेरिट लिस्ट बनेगी, जिसका ज्यादा नंबर आया उस हिसाब से। और कितने स्टूडेंट को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, 1:5 के रेशियो में। 1:5 का मतलब है कि एक वैकेंसी अगर है तो 5 लोगों को बुलाया जाएगा, है ना। जैसे 20 वैकेंसी है तो कितना हो जाएगा, 20 × 5, 20 से 5 100 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। इस पूरे लिस्ट में जिसका ज्यादा नंबर आया वो उन 100 स्टूडेंट को बुलाया जाएगा। 1:5 के रेशियो में इंटरव्यू होगा, फिर जितनी पोस्ट होगी उसके हिसाब से आपका सिलेक्शन होने वाला है। ठीक है, और इसमें अच्छी चीज ये है कि भाई 85% जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है वो आपका CBT बेस्ड टेस्ट है, और 15% इंटरव्यू हो, जो कि सभी जगह वैलिड होता है। इसका मतलब है कि CBT में अच्छा परफॉर्मेंस बहुत कुछ डिसाइड करेगा आपका फाइनल सिलेक्शन में, है ना। 85% CBT, 15% इंटरव्यू, दोनों का मार्क्स जो आएगा वो क्लब किया जाएगा, उसके हिसाब से फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी, और आपको एक मेल आएगा कि भाई आपका सिलेक्शन हो चुका है। तो आपको हमेशा पॉजिटिव साइड लेके तैयारी करना है। अब देखिए क्या होता है, यहां पर सबसे बड़ा
टेक्निकल इशू है जो कि अभी 2-3 दिनों से मुझे बहुत सारे स्टूडेंट के कॉल भी आए, मैंने 1-2 लोगों से बात भी करी है, तो इसलिए मुझे ये वीडियो भी बनाना पड़ा, अदरवाइज मैं रिक्रूटमेंट के ऊपर वीडियो नहीं बनाता हूं। ठीक है, चलिए तो यहां पर हम देखें कि भाई जो मेरी तरफ से जो एडवाइस है कि 120 मिनट 2 घंटे में अगर 125 क्वेश्चन करना है, दैट मीन्स के क्वेश्चंस का लेवल बहुत कम रहने वाला है, क्योंकि यहां पर स्पीड वाला एग्जाम है, आपको जल्दी जल्दी करना है। तो इसका मतलब आप ये ध्यान से रखिए कि 1 या ज्यादा से ज्यादा 2 स्टेप क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। 3-4 स्टेप वाला क्वेश्चन अगर होगा भी तो उसको छोड़ना है ना। 1 स्टेप 2 स्टेप क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे कुछ। अच्छा, कई बार स्टूडेंट ऐसा समझ लेते हैं ना कि सर 2 घंटे में इतने क्वेश्चन सब थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएंगे। नहीं, थ्योरेटिकल नहीं, न्यूमेरिकल भी आ सकता है, जिसमें 1 लाइनर 2 लाइनर की एक फॉर्मूला लग रहा हो क्वेश्चन होगा। इस तरह के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। थ्योरेटिकल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस होंगे, थ्योरेटिकल रट्टाबाजी वाले क्वेश्चंस आप करके बिल्कुल मत जाइएगा, रटने से कुछ नहीं होने वाला है, लॉजिकल तरीके से जाना। तो देखो, सबसे पहले तो आपको ये करना है कि भाई 25 क्वेश्चन जो एप्टीट्यूड और रीजनिंग है, तो आज से ही अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हैं तो आपको 1 घंटा, इसको बहुत ज्यादा टाइम नहीं देना है, 1 घंटा आप इसको दे दीजिए एप्टीट्यूड और रीजनिंग को, डेली 1 घंटा हम लोग, क्योंकि इसमें स्पेसिफिक सिलेबस नहीं है, जो भी हमारे स्टैंडर्ड जितने भी बोल सकते हैं परसेंटेज हो गया, एज वाले क्वेश्चंस हो गए, जो पॉपुलर क्वेश्चंस आते हैं एप्टीट्यूड और रीजनिंग से, ब्लड रिलेशन वाले होते हैं, तो बहुत सारे, देखो एप्टीट्यूड रीजनिंग में बहुत टॉपिक्स होते हैं, बट जो 25, 26, 30 जो पॉपुलर टॉपिक है उन टॉपिक्स को अच्छे से करके चले जाइए, और 1 घंटा डेली इस एप्टीट्यूड रीजनिंग को आपको देना है। बाकी बचे टाइम में अपना टेक्निकल पढ़ना है। क्या करना है? टेक्निकल। अब टेक्निकल में क्या होता है सर, टेक्निकल में कैसे पढ़ें, सबसे बड़ा क्वेश्चन, क्योंकि इससे पहले आप क्या ऐसे खाली तो बैठे नहीं होंगे, इससे पहले आप कहीं ना कहीं, खासकर इलेक्ट्रॉनिक्स वाले स्टूडेंट तो गेट का तैयारी कर रहे होंगे, है ना, क्योंकि इलेक्ट्रिकल वाला हो सकता है एसएससी जेईई का तैयारी भी कर रहा हो, बट इलेक्ट्रॉनिक्स वाला तो प्योरली कहीं ना कहीं गेट का तैयारी पहले करा भी होगा या अभी कर भी रहा होगा। तो उन स्टूडेंट को सबसे पहले मैं बोलूंगा कि आप एक लिस्ट बनाइए कि आपको कौन से सब्जेक्ट आते हैं, है ना, ऐसे लिस्ट बनाइए कि जो आपने पास्ट में पढ़ रखे हैं, थोड़े से आते हैं आपको, आने वाले सब्जेक्ट्स की लिस्ट बनाइए, और ऐसे सब्जेक्ट बनाइए जो बिल्कुल भी आपने नहीं पढ़े अभी तक, जो बिल्कुल भी आपने नहीं पढ़े, ऐसे सब्जेक्ट को लिस्ट बनाइए। अच्छा, इस लिस्ट में क्या है, आपको बहुत सारे सब्जेक्ट जो आपके गेट के सिलेबस में नहीं होते हैं वो भी आपको यहां पर काउंट करना पड़ेगा। ठीक है, वो करने के बाद आपका पहला फोकस क्या होगा, जो आपने पढ़ रखा है, जो आपको आता है, पहले उसको दुरुस्त करेंगे हम। अब सर पता कैसे लगेगा कि भाई हमें कौन सा क्वेश्चन करना है, कौन सा नहीं करना है? तो सबसे पहले तो ये काम करना है आपको कि बीएल का भी अगर कोई पुराना पीवाईक्यू, बीएल का भी कोई पुराना पेपर मिल जाए, पीवाईक्यू मिल जाएगा, 1-2 बच्चों ने मुझे भेजे भी हैं, है ना, तो वो आप थोड़ा सा उसको गो थ्रू कर लीजिए। गो थ्रू करने से आपको एक आइडिया आ जाएगा कि अच्छा इस टॉपिक से इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, इस टॉपिक डिजिटल से इस तरीके से आते हैं, कम्युनिकेशन से इस तरीके से आते हैं, ईएमएफटी से ऐसे आते हैं, कंट्रोल से ऐसे आते हैं, नेटवर्क से इस तरीके से आते हैं, तो थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। वो आइडिया लगने के बाद आपको जो चीज आती, परेशान मत होना कि जो चीज नहीं आती उसके लिए परेशान हो, माइक्रोवेव एंटीना सर कैसे पढ़ूं, रडार कैसे पढ़ूं, है ना, मतलब मैग्नेट्रॉनिक्स पता चले, बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स होंगे आपको जो परेशान करेंगे। अभी उस परेशानी को साइड में रखो, नहीं तो उसके चक्कर में आप जो आता रहेगा उसमें बिगाड़ लोगे। तो आपको जो चीजें, जो सब्जेक्ट आपने पढ़ रखे हैं पहले कभी न कभी 1-2 सालों में, उन सब्जेक्ट्स को लीजिए, लाइक नेटवर्क, कंट्रोल, डिजिटल, सिग्नल, जो अच्छे एनालॉग हो गए, तो उन टॉपिक्स को आपको सबसे पहले क्या करना है, बीएल का पीवाईक्यू देखना है, वो देख लो कैसे गो थ्रू हो गया। उसके बाद आपको देखो गेट पीवाईक्यू में जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन है, क्योंकि 1 मार्क्स के क्वेश्चन कंपैरेटिवली इजी होते हैं, टफ वाले छोड़ देना, हो सकता है कभी कभी कोई टफ क्वेश्चन भी फंस गया। 1 मार्क्स वाले क्वेश्चंस को भी थोड़ा सा गो थ्रू कर लेना, स्पेशली जो 1 लाइनर 2 लाइनर है, इसमें भी हो सकता है 1 मार्क्स में 4-5-6 स्टेप वाले क्वेश्चंस होंगे, उनको छोड़ देना, 1 मार्क्स के क्वेश्चंस। उसके बाद इजरो ईसी, देखो इजरो का पेपर इलेक्ट्रॉनिक्स में हर साल आता रहा है, मतलब पिछले 5-7 सालों के क्वेश्चंस आपको देखने को अलग अलग जगह मिल जाएंगे। और अगर किसी की कोई इजरो ईसी पीवाईक्यू का कहीं बुक अगर मिल जाए तो वेल एंड गुड, तो उसमें जितने पीवाईक्यू है उनको रगड़ दो बेहतरीन तरीके से, क्योंकि देखो यहां पर भी जो पेपर बनने वाला है तो वो कोई आसमान से टूट के नया क्वेश्चन नहीं बनेगा। आपको एक्चुअली इन चीजों से क्या होगा, इन पीवाईक्यू से गो थ्रू होने से क्या होगा कि आपको एक रियल टाइम कि भाई इस टॉपिक से किस तरह का पीवाईक्यू बन सकता है, जो हल्का फुल्का हो, 1 स्टेप 2 स्टेप वाला, तो उसको कैसे करना है, तो स्पीड अप हो जाएगी चीजें।
स्पीड अप हो जाएगी चीजें। और आखिरी में एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि ज्यादा से ज्यादा कवरेज करना है अपने को। ये इंटेंसिफाई एग्जाम नहीं है कि एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर आप पता चले आपने डी मैक्स पढ़ा और उसी के ऊपर पता चले 100 150 300 क्वेश्चन लगा दिए। नहीं नहीं, हमें पहले फेज में क्या करना है, हमें मैक्सिमम सब्जेक्ट से, हर टॉपिक से, एवरी टॉपिक से 5 से 10 क्वेश्चंस करते हुए चलना है। सपोज करो एक सब्जेक्ट में 8 से 10 टॉपिक होंगे तो हर एक टॉपिक से आप 5 10 15 20 क्वेश्चन छांट लीजिए, डिपेंडिंग कि वो टॉपिक कैसा है, बड़ा है छोटा है। पहले हमें क्या करना है, थोड़ा करके कवरेज ज्यादा से ज्यादा करना है। पता चले एक सब्जेक्ट 1 महीने तक पढ़ते रह गए आप बहुत अच्छा करने के चक्कर में, नहीं। यह कवरेज वाला एग्जाम है, जितना ज्यादा कवरेज रहेगा, थोड़ा देखा हुआ भी रहेगा ना, तो आप वहां पर 4 ऑप्शन में से टिक लगा दोगे। क्योंकि यहां पर स्पीड वाला एग्जाम है तो इसमें कवरेज बढ़ाना पड़ेगा आपको और एक्यूरेसी के साथ में चीजें करना है, क्योंकि नेगेटिव मार्क्स भी है। ठीक है, तो यही मेरी सलाह है। उसके बाद जो बचा हुआ है पहले ये कर लो, उसके बाद जो सब्जेक्ट्स आपने हाथ नहीं लगाए हैं वो आप थोड़ा उसका कॉन्सेप्ट पढ़ते रहिए और उसके हिसाब से किस तरीके से जो इंपॉर्टेंट, जो पीवाईक्यू में आपको अनुभव हो जाएगा कि अच्छा इस जैसे ईएमएफटी या कम्युनिकेशन बड़े टॉपिक है तो उसमें से देख लिया कि भाई रडार से किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, तो उस तरीके के 4-5 रडार के नेम होते हैं। कभी कभी बोल सकते हैं कि एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, एमआरआई मशीन वगैरह, ये बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस लेटेस्ट पूछे गए होंगे जो आपको फ्रिक्वेंट दिखने को मिलेंगे। उन क्वेश्चंस के ऊपर ज्यादा फोकस करना है। तो यहां पर आप जो सब्जेक्ट्स नहीं आते उनका सिलेक्टिव तैयारी कर सकते हो, क्योंकि एग्जाम डेट जैसे आएगा उस हिसाब से हम अपना तरीका बदलेंगे। ठीक है, तो बस मेरी सबको शुभकामना है, बेहतरीन तरीके से इसमें जुड़ जाइए, क्योंकि ये बड़ा वैकेंसी है और जितना अच्छा तैयारी करेंगे, और जी सेंट्रिक पर आप चाहें तो अलग अलग इंडिविजुअल सब्जेक्ट सारे अवेलेबल हैं। कॉम्बो पैक में अगर हम देखें तो आपको 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर में भी मिल जाएंगे। हालांकि वो सारे गेट कोर्सेस है, बट हमने 0 से लगा के एडवांस लेवल तक पढ़ाया है, तो आपको 3 मंथ या 6 मंथ का एक पैकेज ले लेंगे आप, 20% डिस्काउंट के साथ मिल जाएगा। तो उसके अंदर आपको हर टॉपिक के आपके पास क्या रहेगा, बिल्कुल 0 से एडवांस लेवल तक रहेगा। जो भी टॉपिक्स पढ़ना हो वो ले लिया और क्वेश्चन इधर से लगा लिए, कॉन्सेप्ट वहां से पढ़ लिया, क्वेश्चन इधर से लगा लिया। हमने भी बिल्कुल 0 मतलब ऐसा नहीं कि शुरुआत से टफ क्वेश्चन करा दिया, तो धीरे धीरे लेवल बढ़ा है, तो उन सब्जेक्ट्स को भी आप अच्छे से कर सकते हो। ठीक है, आई बात समझ में? तो इसी के साथ पूरी जी सेंट्रिक परिवार की तरफ से आपको ढेरों बधाइयां इस पोस्ट के लिए, और सभी को बहुत शुभकामनाएं कि एग्जाम निकालिए। ऑल द वेरी बेस्ट। जितना अच्छा अपना कर सकते हो उतना कोशिश करिएगा, डू योर बेस्ट, अपना जो बेस्ट हो सकता है वो करिए, और बिल्कुल पॉजिटिव माइंड से करिएगा, बिल्कुल भी बर्डन लेके चीजों को मत करिएगा। बाकी और चीजें कुछ भी पूछना हो, जी सेंट्रिक ऐप का चैट बॉक्स खुला है, मैं हमेशा अवेलेबल हूं। जब आपको रात को 12 बजे भी कुछ लगे तो मैसेज डाल देना, जो भी कहीं पर भी फंसा हो सारा चीज क्लियर कर दूंगा। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।